12वीं की बोर्ड परीक्षा में भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है परिभाषाएं। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि भौतिकी की परिभाषाएं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पिछला क्लास में हमने भौतिकी का पहला चैप्टर का शुरू का कुछ परिभाषाओं को विस्तार से हमने समझाया था। आज हम लोग आगे के परिभाषाओं को काफी विस्तार से समझेंगे। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछला दिन हमने लास्ट में जो परिभाषा बतलाया था वो था सुचालक। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, कुचालक या फिर विद्युत रोधी। देखो, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। क्या मैंने कहा? जो भी वस्तु है उससे अगर बिजली नहीं जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक से, लकड़ी से, तो वैसे चीजों को ही कहा जाता है विद्युत रोधी या फिर कुचालक। इसके बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्लियर है? तो देखिए, मैंने अभी आपको जो समझाया वो यहां पे दिया गया है। विद्युत रोधी वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसको कुचालक भी कहा जाता है, इसको अचालक भी कहा जाता है, और ये बना हुआ होता है जनरली अधातु का। जैसे देखते हो कि बिजली का जो तार होता है तो अंदर वाला हिस्सा तो एल्युमिनियम का या कॉपर का होता है और उसी से वास्तव में बिजली गुजरता है, लेकिन उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वह जनरली किसी अधातु का बना होता है। जैसे देखने से लगता है कि एक तरह का प्लास्टिक है, लेकिन वह एक अलग तरह का ही पॉलीमर होता है, एक अलग तरह का ही मटेरियल होता है, जो कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी का विद्युत रोधी होता है। बात समझे? तो इंग्लिश में इसे हम लोग बैड कंडक्टर भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो ये हो गया इस विद्युत रोधी का कहानी। अब अगला पॉइंट है भू संपर्कन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूं, फिर हम लोग परिभाषा को देखेंगे। देखिए, आप पिछला क्लास में जान चुके हैं कि आवेशित वस्तु किसे कहते हैं और अनावेशित वस्तु किसे कहते हैं। आपको मालूम है, वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान 0 हो या धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मात्रा बराबर बराबर हो उसे कहते हैं अनावेशित वस्तु। और ठीक इसका उल्टा, वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान 0 न हो, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का मात्रा बराबर बराबर न हो, उसे कहते हैं आवेशित वस्तु। आप में से जो विद्यार्थी भी पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट पे चले जाइए और इसी के ठीक पहले वाला वीडियो को आप वहां से देखिए, और नहीं तो ऊपर में जो आई बटन आपको नजर आ रहा है उसको क्लिक कीजिए और पिछला वाला क्लास के वीडियो पर आप पहुंच जाइए वहां से। चलिए अब देखते हैं। तो देखो, अगर कोई वस्तु आवेशित है और आप चाहते हैं कि उसको अनावेशित कर दिया जाए, तो इसका तरीका तो बहुत तरीका है इसका, लेकिन इसका सबसे आसान जो तरीका है वह तरीका है कि उस वस्तु से
एक धातु का तार या धातु का टुकड़ा निकाल करके उसको पृथ्वी के संपर्क में ले आइए, यानी पृथ्वी के अंदर उसको कुछ गहराई तक गाड़ दीजिए, या पृथ्वी से जो भी धातु का चीज जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप थोड़ा गांव वगैरह में देखिएगा चापाकल वगैरह में भी लोग बांध देते हैं, तो खैर वो बिजली के लिए किया जाता है, यहाँ अलग चीज है। तो जो भी वस्तु आवेशित है उससे धातु का एक तार निकालकर पृथ्वी के संपर्क में ले आइए। ऐसा करने पर वह वस्तु अनावेशित हो जाएगा, यानी ऋणात्मक आवेश के तुलना में धनात्मक आवेश अगर ज्यादा है तो पृथ्वी के संपर्क में लाते ही दोनों बराबर हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश ज्यादा है अगर धनात्मक आवेश से तो भी बराबर हो जाएगा। कैसे क्या होता है मैं उसको यहां एक उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, मैंने मान लिया कि यह एक वस्तु है और मैंने मान लिया कि इस पर 100 इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ 90 प्रोटॉन है, बस ऐसा मैंने मान लिया। तो पिछला क्लास में जैसा कि हमने समझाया था कि अगर 90 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन है तो इस वस्तु पर आवेश का मान हो गया 100 इलेक्ट्रॉन का आवेश जोड़ 90 प्रोटॉन का आवेश और कुल मिलाकर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मतलब है कि इस वस्तु पर का कुल आवेश ऋणात्मक प्रकृति का है और उसका मान है 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, अगर इसको आप अनावेशित करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है भूसंपर्कन। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, इसको इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है, अर्थ कर दिया गया, अर्थ, उसी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं भूसंपर्कन। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है। अब यहां पर बहुत आसान सा तरीका है कि यहां से एक धातु का तार निकालिए। बिजली का ही तार हो कोई जरूरी नहीं, कोई भी तरह का धातु का टुकड़ा भी आप ले सकते हो, सीधे इस पृथ्वी के कांटेक्ट में ले आइए। देखो मैंने क्या किया, बिजली का तार या कोई भी धातु को आप सीधे इसके संपर्क में ले आइए। ऐसा से इससे होगा क्या कि अभी इस पर जो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी प्रोटॉन की तुलना में जो 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जिसके वजह से ऋणात्मक आवेशित है, वो सभी इलेक्ट्रॉन, वह सभी का सभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से इस तार से होते हुए ये इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ये जो भी यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां जो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये सीधे के सीधे ये पृथ्वी में चला जाएगा इस तार से होते हुए। यानी ऐसा करने के बाद अब यहां 90 प्रोटॉन तो रहेगा ही और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी हो जाएगा 90। क्लियर है? अब आप इस धातु के तार को अगर हटा देते हैं, मान लेते हैं कि आपने इस धातु को तोड़ दिया या आपने इसको यहां से हटा दिया, तो उस परिस्थिति में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहां जा चुका था, अब इस पर वही 90 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, यानी कि इस पर अब आवेश का मात्रा 0 हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए, इसका ठीक उल्टा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वही वस्तु है और उस वस्तु पर हमने ऐसा मान लिया कि 100 इलेक्ट्रॉन है और 110 प्रोटॉन है, यानी कि यहां पर जो आवेश है ना वो 10 प्रोटॉन का आवेश है, ये धन आवेशित है। तो यह वस्तु धनात्मक आवेशित है, 10 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा इसके पास में है
अब देखिए, फिर मान लेते हैं पहले के तरह ही कि ये पृथ्वी है और अब आप इसको भू संपर्कित करना चाहते हैं, तो फिर इससे एक बिजली का तार निकाल करके इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, इस पृथ्वी में कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है वो तो खत्म हो जाएगा, है ना। क्या होना चाहिए यहां पर कि 10 प्रोटॉन का चार्ज है तो 10 प्रोटॉन इस रास्ता से होते हुए पृथ्वी में चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। हमने ये नहीं कहा कि वस्तु पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वही निकलकर पृथ्वी में जाएगा। ध्यान से सोचने वाली बात है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वस्तु पर जो अतिरिक्त आवेश है वही निकलकर तार से होते हुए पृथ्वी पर जाएगा। हमने सिर्फ आपको यह समझाया कि वस्तु पर जो आवेश मौजूद है वो शून्य हो जाएगा। वो शून्य होने का दो मतलब होता है, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। यहां पर 10 प्रोटॉन तार से होकर पृथ्वी में नहीं जाएगा, बल्कि होगा यह कि इस पृथ्वी से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस तरह से इस तार से होते हुए इस वस्तु पर जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा आ जाएगा, जिस कारण से प्रोटॉन का संख्या तो 110 है, अब इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 110 हो गया। यानी अब की स्थिति में कुल आवेश हो गया 110 प्रोटॉन का आवेश प्लस 110 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि कुल आवेश का मान हो गया अब शून्य। बात है ऐसा क्यों हुआ, उस बार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ऐसा क्यों हुआ? याद रखिएगा धातु से होकर प्रोटॉन कभी भी एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता है। जब भी धातु से होकर आवेश का प्रवाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों होगा, आगे के क्लास में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे जब मैं आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बतलाऊंगा तो वहीं पर मैं ये क्लियर करूंगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है एक जगह से दूसरा जगह, ये प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है। क्लियर है? तो मैंने क्या यहां पर एक्स्ट्रा बात याद रखने के लिए कहा, बिजली के तार से होकर कभी भी प्रोटॉन का प्रवाह नहीं होगा, बिजली के तार से होकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी पर अगर आवेश को देखा जाए कि पृथ्वी कैसा वस्तु है, तो याद रखना है पृथ्वी एक अनावेशित वस्तु है और पृथ्वी एक ऐसा अनावेशित वस्तु है जिसमें अनंत इलेक्ट्रॉन और अनंत प्रोटॉन मौजूद है। क्योंकि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है, आप इसको कोई बिजली के तार से किसी वस्तु से तुलना करके देख लीजिए, पृथ्वी का आकार तो एकदम अनंत है। आप खुद कल्पना कीजिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन होगा, तो अनंत इलेक्ट्रॉन अनंत प्रोटॉन। इस वजह से पृथ्वी को एक अनावेशित वस्तु माना जाता है जिसमें अनंत इलेक्ट्रॉन अनंत प्रोटॉन है, और अनंत होने के कारण दोनों का संख्या अनंत है, दोनों बराबर है, तो कुल न्यूट्रल है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी से खींचने की आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत आसानी से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और अगर किसी वस्तु से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप पृथ्वी में भेजना चाहेंगे तो बहुत आसानी से पृथ्वी उसे ग्रहण कर लेगी। क्लियर है ना? यानी जब भी जरूरत पड़े आप बहुत आसानी से पृथ्वी में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, बस एक तार जोड़कर, या फिर आपको जरूरत पड़े पृथ्वी से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकालने का तो एक तार को जोड़िए, वहां से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से यह वस्तु अनावेशित हो जाएगा। तो ये दोनों उदाहरण, ये वाला उदाहरण और इसके पहले जो मैंने उदाहरण दिया ये वाला उदाहरण, तो दोनों उदाहरण में मैंने आपको दिखलाया कि अगर किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के साथ संपर्क में लाते हैं किसी धातु के तार से जोड़कर, तो उस वस्तु पर जो भी अतिरिक्त आवेश होता है वो शून्य में बदल जाता है,
वस्तु अनावेशित हो जाता है। इस पूरा प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भू संपर्कन। ये देखिए, तो ये मैंने भू संपर्कन के बारे में बतलाया, जो बतलाया वही यहाँ लिखा हुआ है। जब किसी आवेशित वस्तु को चालक के माध्यम से पृथ्वी के साथ संपर्क में लाया जाता है, तब वह आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाता है एवं इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला परिभाषा तो इसी में शामिल हो गया, आवेशन। आवेशन को अगर इंग्लिश में मैं कह दूं कि इसका क्या इंग्लिश होता है, तो आप परिभाषा को खुद ही समझ जाएंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको चार्जिंग, है ना। किसी भी वस्तु को हम चार्ज करते हैं, मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, बस तो उसी को यहाँ हिंदी में आवेशन कहते हैं। तो एकदम सीधा सा इसका परिभाषा है, एक लाइन का, एक बार में याद होने वाला। अगर किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करते हैं तो इसी प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्लियर है? अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 है और आप चाहते हैं कि उस पर या तो धनात्मक आवेश आ जाए या ऋणात्मक आवेश आ जाए, तो बस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए या इलेक्ट्रॉन उस पर डाल दीजिए, या कोई भी आयन उससे निकाल दीजिए, कोई आयन उस पर डाल दीजिए, चाहे जो भी आप करना चाहिए। अगर आवेश पहले से 0 है, अनावेशित है, और कोई भी तरीका से आप उस पर आवेश को डाल देते हैं, उस पर आवेश को ला देते हैं, Q का मान ताकि 0 नहीं हो जाए, वस्तु आवेशित हो जाए, इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए मैंने आपको जो समझाया वो यहां पर लिखा गया है। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षणात्मक आवेशन। कौन सा पॉइंट है? घर्षणात्मक आवेशन। वैसे इसके बारे में आपने पढ़ा है क्लास 10th में, लेकिन 12 में भी है और इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए घर्षणात्मक आवेशन क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूं कि आपने 10th में क्या पढ़ा था और उसके तुलना में यहां पर क्या एक्स्ट्रा चीज है। देखिए आपने 10th में ऐसा पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरा से रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु पर बराबर परिमाण में और विपरीत प्रकृति वाला आवेश पैदा हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक आवेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। अब देखिए इसका उदाहरण भी आपने समझा था कि जैसे सूखा बाल में जब हम कंघी करते हैं तो उस स्थिति में कंघी भी आवेशित हो जाता है और बाल भी आवेशित हो जाता है। अनेकों इस तरह का उदाहरण था, जैसे कि बिल्ली का खाल में अगर आप एक एबोनाइट के रड से रगड़ते हैं तो उस स्थिति में खाल और रड दोनों आवेशित हो जाता है। तो ये तो आसान सा चीज है, यहाँ क्या टेक्निकल चीज है उस चीज को समझिए। दोनों वस्तु अधातु का होना चाहिए। बात समझिएगा, घर्षणात्मक आवेशन के लिए जरूरी है कि दोनों वस्तु अधातु हो। दूसरा पॉइंट, दोनों वस्तु अलग अलग तरह का अधातु हो, मतलब अलग अलग पदार्थ का बना हुआ अधातु हो। जैसे देखो अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु लोहा का बना है, दूसरा वस्तु तांबा का बना है, तो तांबा और लोहा को एक दूसरा पर रगड़िएगा, कितना भी देर रगड़िए अलग कीजिएगा ना, तो दोनों में किसी पर भी कोई आवेश पैदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों धातु से बना है। अगर आप एक धातु का लेते हैं और दूसरा अधातु का लेते हैं, वहां भी रगड़ते हैं, सोचते हो कि दोनों चार्ज हो जाएगा, दोनों पर आवेश आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा कीजिए, दोनों प्लास्टिक का बना हुआ वस्तु को ले लीजिए और उसको रगड़िए एक दूसरा पर, आवेश पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने क्या कहा, घर्षणात्मक आवेश के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, दोनों का दोनों अधातु का होना चाहिए, और दूसरा यह जरूरी है कि दोनों अलग अलग अधातु का होना चाहिए। जैसे अगर एक रबर है तो दूसरा प्लास्टिक हो, अगर एक बाल है तो दूसरा कपड़ा हो। बात समझे? तो जब
दो अलग अलग पदार्थों के बने हुए अधातु वाले वस्तुओं को एक दूसरा पे रगड़ेंगे तो उस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर एकदम बराबर परिमाण में लेकिन विपरीत प्रकृति वाला, यानी एक पर धनात्मक आवेश और दूसरा पर ऋणात्मक आवेश, एकदम बराबर, जैसे एक पर +5 कूलम्ब का तो दूसरा पर -5 कूलम्ब का, तो बराबर और विपरीत प्रकृति वाला आवेश पैदा हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है घर्षणात्मक आवेशन। अब आप ये सोचते हैं कि आखिर घर्षणात्मक आवेशन में ऐसा क्यों होता है, दोनों पर बराबर और विपरीत प्रकृति वाला आवेश ही क्यों पैदा होता है। तो हम लोग आगे के क्लास में जब परिभाषा से आगे बढ़कर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर इसका जवाब आपको विस्तार से बतलाएंगे। यहां बहुत सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बचपन में आपको रटा दिया गया क्लास 10th में कि जब दोनों वस्तु को रगड़ेंगे तो किस पर धनात्मक आवेश पैदा होगा, किस पर ऋणात्मक आवेश पैदा होगा। भाई क्या जरूरत है रटने का। उसके बाद और भी यहाँ टेक्निकल चीज आता है, जैसे आप दो चीजों को रगड़ेंगे ना तो वहां पर एक का द्रव्यमान घटता है, थोड़ा घटता है, दूसरा का द्रव्यमान थोड़ा बढ़ता है। अबे थोड़ा घटना थोड़ा बढ़ना जो है ना, ये बहुत माइनर डिफरेंस है, इतना माइनर डिफरेंस है कि इस चीज को समझने के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी का लैब का जरूरत है। लेकिन क्या करें, इन दोनों चीजों से बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो जब हम लोग आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तो फिर इस चीज को देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग अपना पूरा ध्यान को कंसंट्रेट करके रखे हुए हैं परिभाषा पर, कि परिभाषा को पूरी तरह से समझें, रटना न पड़े और सारा परिभाषा को समझ ले, क्योंकि परिभाषा समझेंगे तभी तो हर चीज का लाइन खुलेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का चीज है ना। चल देखिए आगे। तो मैंने आपको जो समझाया वो देखिए यहां पे लिखा गया है। देखिए, घर्षणात्मक आवेशन, जब दो विद्युत रोधी पदार्थों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थों पर विपरीत प्रकृति वाले आवेश बराबर परिमाण में उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार के आवेशन को घर्षणात्मक आवेशन कहते हैं। क्लियर है ना, एकदम सीधा सा परिभाषा, रटना नहीं है, समझना है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप 1 बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आएगा समझ में। रटना नहीं है, रटिएगा भूलिएगा। भूलने से बचने का सबसे आसान तरीका, मत रटिए। जब रटेंगे नहीं तो भूलेंगे नहीं, समझना है बात। तो ये समझ में आ गया, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 14 नंबर भी और ये 12 नंबर भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगला है विद्युत प्रेरण। देखो इस तरह का एक और टर्म आपको मिलेगा जिसको लेकर अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ये विद्युत प्रेरण है। आगे एक टर्म आपको मिलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर मिलेगा एक स्व प्रेरण और फिर एक मिलेगा अन्योन्य प्रेरण। तो 3-4 तरह का टर्म है, कंफ्यूज नहीं करना। भी मैं किसका बात कर रहा हूं, विद्युत प्रेरण की बात कर रहे हैं। देखिए विद्युत प्रेरण क्या होता है। देखो मान लेते हैं कि यह एक अनावेशित वस्तु है। क्लियर है, आवेशित नहीं, अनावेशित वस्तु। तो यह एक अनावेशित वस्तु है, तो क्या लगता है इसमें कोई आवेश नहीं होगा। परिभाषा तो कहता है कि अनावेशित वस्तु 2 प्रकार का हो सकता है, पहला जिस पर कोई आवेश न हो, और दूसरा उस पर दोनों तरह का आवेश हो, धनात्मक भी ऋणात्मक भी, लेकिन दोनों का मात्रा बराबर हो। तो देखो पहला वाला जो स्थिति है कि वैसा वस्तु जिस पर कोई भी आवेश न हो उसको अनावेशित वस्तु कहेंगे। तो ये तो वास्तविकता से परे है, परिभाषा में भले ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई वस्तु नहीं, क्योंकि आप कोई भी वस्तु बनाइएगा तब फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा,
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां भी आया तो आवेश के साथ आएगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी वस्तु अगर अनावेशित है तो उस पर बिल्कुल चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, मतलब कोई भी आवेश ना हो, ऐसा नहीं संभव है। वास्तव में क्या होता है, दोनों तरह का आवेश मौजूद रहता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, और दोनों का मात्रा बराबर बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एक अनावेशित वस्तु पर वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों तरह का आवेश मौजूद रहता है, धनात्मक प्रकृति का भी, ऋणात्मक प्रकृति का भी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी। हाँ, इसके अलावा आयन आ सकता है, और दोनों का मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर होता है, ठीक है ना। तो यह एक अनावेशित वस्तु है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, दोनों का मात्रा बराबर बराबर। देखो, तो बहुत सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि हम एक अनावेशित वस्तु के ठीक विपरीत तरफ के दो हिस्सों पर बराबर बराबर परिमाण में और विपरीत प्रकृति में आवेश पैदा कर सकते हैं। क्या मैंने कहा, एक वस्तु, कैसा वस्तु, अनावेशित वस्तु, क्या करना है, वस्तु का ठीक विपरीत तरफ का हिस्सा, जैसे एक इधर तो एक इधर, या एक इधर तो एक इधर, ठीक विपरीत तरफ के हिस्सा पर आवेश पैदा करना है। कैसा कैसा, परिमाण में बराबर बराबर और मात्रा में बिल्कुल बराबर, परिमाण में बराबर बराबर और प्रकृति विपरीत। मतलब एक तरफ अगर +5 माइक्रोकूलाम का आवेश तो दूसरा तरफ -5 माइक्रोकूलाम का आवेश, एक तरफ 8 कूलाम का आवेश तो दूसरा तरफ -8 कूलाम का आवेश। तो यही प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत प्रेरण। देखिए, ऐसा बहुत सा प्रक्रिया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र टॉपिक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये समझाएंगे, इसी चैप्टर में आगे मिलेगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्रक्रिया अप्लाई किया गया कि इस वस्तु के इधर वाले हिस्सा पर धनात्मक आवेश पैदा हो गया, और कितना धनात्मक आवेश, +5 माइक्रोकूलाम का आवेश, और इधर वाला हिस्सा पर ऋणात्मक आवेश पैदा हो गया। कितना ऋणात्मक आवेश, -5 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो इसे ही हम लोग कहेंगे विद्युत प्रेरण, क्योंकि ये पहले अनावेशित था। और ध्यान से देखिए, क्या अब इसे हम आवेशित वस्तु कहेंगे, सोच के बताइएगा, क्या आप इसे आवेशित वस्तु कहेंगे? अगर सीधे सीधे देखिएगा तो बोलिएगा हाँ, इधर भी आवेश इधर भी है तो आवेशित वस्तु तो है। लेकिन जरा परिभाषा को याद कीजिए, वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश शून्य नहीं हो उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। और यहाँ अभी भी जो स्थिति बना हुआ है ना, कुल आवेश तो शून्य ही है। कैसे, एक तरफ है +5 माइक्रोकूलाम का आवेश तो दूसरा तरफ है -5 माइक्रोकूलाम का आवेश। दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा रिजल्ट ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु पहले से अनावेशित तो था, हमने विपरीत तरफ बराबर बराबर परिमाण में आवेश पैदा तो किया विपरीत प्रकृति का, लेकिन फिर भी मान बराबर होने के कारण कुल आवेश शून्य है। तो यही इसका तरीका है। तो देखिए, हमने जो आपको यहां समझाया बिल्कुल वही बात यहां पे लिखा गया है। इस जगह पर विद्युत प्रेरण में जब किसी धातु के दो परस्पर विपरीत हिस्सों पर बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेश उत्पन्न कर दिए जाएं तो इस प्रक्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आवेश का क्वांटमीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो 1 नंबर का में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर।
आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए, छोटा है परिभाषा, लेकिन समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, बात को समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बतलाया कि फिजिक्स में हम लोग मौलिक कण के रूप में 3 को ही मान के चलते हैं। यह आपके सिलेबस के अनुसार है। आपके सिलेबस के हिसाब से भौतिकी में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल का उपयोग होता है, मौलिक कण का उपयोग होता है, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो इस चैप्टर में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उसमें आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का फिजिक्स में एक ही चैप्टर में उपयोग होगा। सीधे जब आप आखिरी में जाइएगा और वहां नाभिक चैप्टर जब पढ़िएगा, वहीं पर प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन का उपयोग है। इसके अलावे पूरा 12 का फिजिक्स में न्यूट्रॉन का उपयोग और कहीं नहीं है। बाकी सभी जगह आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही उपयोग करना है। क्लियर? तो अब हम लोग गौर करते हैं प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, तो फंडामेंटल पार्टिकल तो 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से भी कोई नाता नहीं है, बचा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और देखो, वास्तव में जितना भी वस्तु है, अगर उसको आप आवेशित करना चाहते हैं, या मान लेते पहले से भी वो आवेशित है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश के पीछे कारण होता है या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्या मैंने कहा? आप जब 10th में थे तो वहां पर आपको आवेश का उदाहरण समझाया गया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, धन आयन जैसे Na+, ऋण आयन जैसे Cl-, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण जैसे He++ वगैरह। लेकिन याद रखिए, वास्तव में आवेश वाला कण सिर्फ 2 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। समझिए पहले इस बात को, कैसे मैं समझाता हूं। देखो ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि इस पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये मान लिए कि प्रोटॉन है, तो इस पर आपको मालूम है कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। लेकिन देखिए, आपने जैसे कि पढ़ा कि धन आयन, वो भी एक प्रकार का आवेश है। तो धन आयन का चलिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, Na+ का। तो Na+ मतलब सोडियम आयन। आखिर सोडियम एटॉम किसे कहते हैं, या सोडियम एटॉम में क्या होता है? तो आपको पता होगा कि सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? याद रखना है, सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन जोड़ 11 प्रोटॉन जोड़ 12 न्यूट्रॉन होता है। ये किस चीज का बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूं आपका सोडियम परमाणु का, Na का ये स्थिति है। लेकिन क्या है कि जब आप इसके सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन बच गया 10, प्रोटॉन उतना ही रह गया, न्यूट्रॉन वही रहेगा। तो इसे ही कहा जाता है Na+। याद है ना, केमिस्ट्री का मैटर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तब वो सोडियम आयन बनता है, जिसका संकेत होता है Na+। तो देखिए, Na+ का ये स्थिति है। अगर हम बात करें कि इस पर कितना आवेश है, तो आवेश का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश जोड़ 11 प्रोटॉन का आवेश। आपको पता है ऐसा स्थिति में आवेश सिर्फ एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा, यानी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, सोडियम आयन में भी जो आवेश मौजूद है वो एक प्रोटॉन के वजह से है। वैसे ही Cl- आयन में जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। वैसे ही अल्फा कण में जो आवेश होता है वो तो प्रोटॉन के बराबर होता है। क्लियर है? तो याद रखना है कि
चाहे कोई भी तरह का आवेशित कण हो, वास्तव में आवेश का उसमें मौजूदगी है तो इलेक्ट्रॉन के कारण और प्रोटॉन के कारण। बात समझे? तो चलिए, हाँ, ये मान के हम लोग चल रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा मान के चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि यह एक अनावेशित वस्तु है। मान लिए कि यह एक अनावेशित वस्तु है, तो स्वाभाविक है बहुत सा इलेक्ट्रॉन बहुत सा प्रोटॉन होगा, लेकिन दोनों का मात्रा बराबर बराबर होगा। और अगर आपको कह दिया गया कि इसको आवेशित कीजिए, इसको चार्ज कीजिए, तो आप पूछेंगे कि किस प्रकार का आवेशित करें, धनात्मक आवेशित करें कि ऋणात्मक आवेशित करें, आप तो पूछेंगे। तो चलिए, आपको यह बतला दिया गया कि इस वस्तु को आप ऋणात्मक आवेशित कीजिए। तो ये वस्तु पहले से अनावेशित है और आपको कहा गया ऋणात्मक आवेशित करने का, तो आप क्या करें? सीधा सा तरीका है, आप इस पर इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। आप चाहें तो इससे प्रोटॉन तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को निकालना ये इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन से संबंधित कोई भी काम जो होता है उसको निकालने या फिर रखने का काम ये नाभिक से संबंधित है, और नाभिक में जाकर प्रयोग करना एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, उसके लिए बहुत हाई लेवल का लैब का जरूरत पड़ता है। चलिए, तो आपके सिलेबस के आधार पर सिर्फ हम लोग अपने आप को इलेक्ट्रॉन तक सीमित रखेंगे। देखिए, तो यह एक अनावेशित वस्तु है, इसे ऋणात्मक आवेशित करना है, और यह कह दिया गया कि न्यूनतम मात्रा में ऋणात्मक आवेशित कीजिए। मतलब ऋणात्मक रूप में आवेशित तो कीजिए, लेकिन उसका मात्रा एकदम न्यूनतम रखिए। तो क्या कीजिएगा? एकदम सीधा सा तरीका है, एकदम सीधा सा तरीका है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए। तो देखो, पहले इसका आवेश था 0, न्यूनतम मात्रा में जब आपने इसको आवेशित किया तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इस पे डाल दिया, जिसके वजह से इसका आवेश कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्या आप इससे कम मात्रा में इसको ऋणात्मक आवेशित नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि इस वस्तु को -1 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर आवेशित कीजिए, या आपसे कोई ये कह दे कि इस वस्तु को आप -0.8 गुना 10⁻19 कूलम के बराबर आवेशित कीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना आवेश लाने के लिए, क्या हमने आवेश का वैल्यू बतलाया कि आपको आवेशित करने के लिए कहा गया -0.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। तो इतना आवेश देने के लिए आपको आधा इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा इसमें। देखो, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, जब इसको आधा करेंगे तब तो ये मिलेगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर इस पर डालना है तो आधा इलेक्ट्रॉन इस पर डालना होगा। और क्या आप इलेक्ट्रॉन को आधा कर सकते, इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं? तो आपके सिलेबस के आधार पर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो इस मात्रा के बराबर आप इसमें चार्ज डाल ही नहीं सकते। अनावेशित है तो 0 चार्ज है, न्यूनतम मात्रा में ऋणात्मक आवेशित करना है तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, इतना आवेश पैदा हो जाएगा। अब कहा गया इसके ठीक बाद ऋणात्मक मात्रा में कितना आवेश इस पर संभव है, तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? सीधा सा तरीका है, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा तो इस पर आवेश का मात्रा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 2 को गुना कर दीजिए इसके साथ, क्या मिलेगा? -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, है ना? थोड़ा और ऋणात्मक आवेशित कीजिए, थोड़ा इसके जस्ट बाद जो है उसके बराबर ऋणात्मक आवेशित कीजिए, तो क्या कीजिएगा? एक और इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा -4.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप गौर कीजिए,
एक अनावेशित वस्तु को आप धीरे धीरे ऋणात्मक आवेशित कर रहे हैं, तो सबसे पहला ऋणात्मक आवेशित हुआ -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। उसके ठीक बाद वाला ऋणात्मक आवेशित हुआ -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके ठीक बाद वाला -4.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। आप इतना आवेश पैदा नहीं कर सकते हैं इस पर। आप जरा सोच कर देखिए, अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप इस पर -2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश पैदा कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। सोच के आप खुद देखिए, आप नहीं कर सकते हैं ये काम। अगर कोई आपको यह कह दे कि आप इस पर -5 गुना 10⁻⁻19 कूलम का आवेश पैदा कीजिए, आप ये भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप इस पर ऋणात्मक आवेश पैदा करना चाहेंगे तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 को या तो 1 से गुना कीजिए, या 2 से गुना कीजिए, या 3 से गुना कीजिए, उसी तरह से 4 से गुना करोगे, या 5 से, या 6 से, या 7 से, यानी कि एक पूर्णांक से गुना करना पड़ेगा। बात समझे? तो एक अनावेशित वस्तु पर ऋणात्मक आवेश पैदा करना है तो बिल्कुल सीधा सा बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा उसी इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर जो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से गुना करेंगे, उतना ही आवेश उस पर पैदा होगा। आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वैसा कोई आवेश आप नहीं रख सकते हैं उस पर जिसमें कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 से भाग दे दें और उस भाग देने के कारण एक पूर्णांक ना मिले। आप ऐसा कोई आवेश इस पर नहीं डाल सकते। समझे? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक बात और जरा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यही जो अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु को अगर आपसे कहा जाता धनात्मक आवेशित कीजिए और एकदम न्यूनतम मात्रा में धनात्मक आवेशित कीजिए, तो क्या करते हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। वही अनावेशित वस्तु है और आपको कहा गया इसको न्यूनतम मात्रा में धन आवेशित कीजिए, तो क्या करते हैं? आसान सा तरीका था, एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल के बाहर भेज देते। खुद सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर भेज देंगे तो प्रोटॉन का संख्या तो एक ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। जैसे तुलनात्मक रूप से उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि इसमें 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन था पहले से, जब ये अनावेशित था। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हुआ? प्रोटॉन तो वही 100 रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच गया 99, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है। इस पर कितना आवेश पैदा हो जाएगा? एक प्रोटॉन का आवेश पैदा हो जाएगा, यानी प्लस साइन के साथ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब कहा गया थोड़ा और ज्यादा धनात्मक आवेश पैदा कीजिए, तो क्या कीजिएगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, यानी इस पर जो आवेश पैदा होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। थोड़ा और इसको धनात्मक आवेशित करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। इस बार इस पर जो आवेश पैदा होगा वो 3 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा और यही प्रक्रिया आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बात बिल्कुल सीधा सा है कि कोई भी अनावेशित वस्तु पर जो आप आवेश पैदा कर सकते हैं वह 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, प्लस या माइनस साइन उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, यहां पर परिमाण लेके चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर है तो माइनस साइन लग गया, अब प्रोटॉन रहेगा तो प्लस साइन लग गया। तो कोई भी अनावेशित वस्तु को अगर आप आवेशित करना चाहेंगे तो उस पर आवेश का मान इस संख्या के पूर्णांक गुणज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि इसको आप गुना कर दीजिए, या तो 1 से, या गुना कर दीजिए 2 से, या गुना कर दीजिए 3 से, या गुना कर दीजिए 4 से, इसी प्रकार से आगे उसी के बराबर होगा। तो अब 1, 2, 3, 4 को अलग अलग ना लिख करके इसको एक संकेत दे देते हैं, n छोटा वाला है, जहां n के बारे में कह देंगे कि यह एक पूर्णांक है, यानी कि आप लिख सकते हैं Q = n, और चलो इसका एक संकेत दे देते हैं E, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का
परिमाण का संकेत दे देते हैं सिर्फ ई, तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE। वैसे अपने आप में एक सूत्र भी बन गया, जब सूत्र पढ़ाएंगे तो फिर इससे रिलेटेड हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे, आंकिकी। बात समझे? तो यही प्रक्रिया को कहा जाता है क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, यानी किसी भी अनावेशित वस्तु पर आप आवेश अगर डालना चाहेंगे तो आवेश का मात्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के मात्रा का पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। समझे? ये देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण, किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के परिमाण का पूर्णांक गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, पिछला क्लास में हमने आप लोगों को कैवेंडिश का नियम समझाया था। अब आगे यहां पर क्या है? कूलाम का नियम। तो वैसे तो इसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन 12 में भी है, और यहां से न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी शुरू हो जाएगा। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स का क्लास देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला यहां से मिलेगा और एक फॉर्मूला यहां से मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहले कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। पहले देखो जी, पहले समझते हैं, फिर वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां परिभाषा में क्या लिखा गया है। ये देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश है। चलो Q1 मान लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि दूसरा आवेश है, Q2 मान लिए, और मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच का दूरी R है। तो कैवेंडिश का जो नियम था उसमें यह बतलाया गया था कि दोनों आवेश एक दूसरा पर बल लगाता है, और बल किधर लगाता है, मतलब एक दूसरा को अपने तरफ खींचने के उद्देश्य से लगाता है कि ढकेलने के उद्देश्य से लगाता है। यह चीज हमने पढ़ा था कैवेंडिश का नियम से। आपने वहां देखा था कि दोनों आवेश अगर समान प्रकृति का है तो एक दूसरा को ढकेलना चाहता है, दूर करना चाहता है, लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का है तो एक दूसरा को नजदीक आना चाहता है, आकर्षण वाला लगता है विद्युत बल। लेकिन वहां पर यह नहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि उस बल का आवेश के मात्रा से क्या संबंध है और आवेश का जो बीच का जो दूरी होता है उससे क्या संबंध है। उस चीज को यहां पे हम लोग देखेंगे। देखिएगा, देखो जी, ये दोनों आवेश एक दूसरा पर बल लगाएगा। मान लेते हैं कि ये आवेश इस पर बल लगा रहा है F1, तो यह इस पर जो बल लगाएगा F2, ये दोनों का मात्रा बराबर बराबर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यह आवेश इस पर 50 न्यूटन का बल लगाया तो ये वाला भी इस पर 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। कैसे? न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़े हो ना क्लास 11 में, क्लास 9th में। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये मत सोचिएगा कि कौन सा आवेश का मान ज्यादा है, कौन सा आवेश का मान छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों आवेश का परिमाण बराबर हो तो भी, या कोई एक का परिमाण ज्यादा कोई दूसरा का परिमाण कम हो तो भी, दोनों आवेश एक दूसरा पर हमेशा बराबर बराबर परिमाण में बल लगाएगा। अगर एक दूसरा पर 100 न्यूटन का विद्युत बल लगाया तो दूसरा भी पहला पर 100 न्यूटन का ही विद्युत बल लगाएगा। और ये जो दोनों एक दूसरा पर बल लगाता है, वो देखिए बल का क्या स्थिति है, उस चीज को समझिए। वही कूलाम ने दिया था। ये दोनों एक दूसरा पर जो बल लगाएगा, सबसे बड़ी बात कि ये दोनों, एक मिनट, ये दोनों मतलब F1 और F2 होगा तो बराबर बराबर, और साथ ही साथ ये जो बल होता है ना, ये सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब समझ रहे हो? सीधा समानुपाती मतलब उसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये सीधा समानुपाती होता है दोनों आवेशों, एक मिनट यहां थोड़ा सा मैं बैक कर रहा हूं। दोनों बल बराबर होता है और ये सीधा समानुपाती होता है दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका गुणनफल।
यानी Q1 का जो मान है उसमें मॉड लगा दीजिए ताकि माइनस का भी चिन्ह हो तो प्लस में बदल जाए, और Q2 में भी मॉड लगा दीजिए ताकि उसमें भी अगर माइनस साइन हो तो प्लस में बदल जाए, और दोनों को गुना कर दीजिए। तो ये जो गुणनफल का मान आएगा ना, वो जितना ज्यादा आएगा इस विद्युतीय बल का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं समानुपाती। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है बल किस चीज का? दोनों के बीच का दूरी का वर्ग का, यानी r का स्क्वायर कर दीजिए। बात सीधा सा है, दोनों आवेश में से कोई भी आवेश का मान आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाइएगा, ये गुणनफल उतना बढ़ता जाएगा, और गुणनफल जितना बढ़ेगा दोनों बल उतना ही ज्यादा होगा, यानी दोनों एक दूसरा पर उतना ही ज्यादा बल लगाएगा। लेकिन दोनों आवेश के बीच का ये जो दूरी है, ये दूरी को आप जितना बढ़ाइएगा तो यह 1/r² के रूप में है। ये r जितना बढ़ेगा ये पूरा मान उतना ही कम होगा। आपने मैथ्स में पढ़ा है बचपन से ही कि बटा का नीचे का मान जितना बड़ा हो जाता है पूर्ण वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। जैसे देखो ना, 1/4 और 1/8 में कौन बड़ा है? ऊपर तो एक ही चीज है, नीचे में क्या है? इसके तुलना में ये बड़ा हो गया। आप जानते हैं कि इसके तुलना में ये पूरा छोटा हो जाता है। आपको मालूम है ना कि 1/4 से छोटा होता है 1/8 का मान, नीचे बड़ा हुआ तो मान छोटा हो गया। उसी तरह से दोनों के बीच का दूरी जितना ज्यादा बढ़ाइएगा r का मान उतना बढ़ेगा, r² उतना बढ़ेगा, और 1/r² का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेश एक दूसरा पर जो बल लगाएगा वो सीधा समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का। क्लियर है? तो देखिए वही चीज यहां दिया गया है। कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के बीच काम करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये तो आप कैवेंडिश के रूल में ही पढ़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरा पर जो बल लगाता है किधर लगाता है, या तो विपरीत या फिर आमने सामने, यानी कि दोनों रेखा से होते, दोनों आवेश से होते हुए, एक मिनट, दोनों आवेश से होते हुए जो लाइन पास करेगा ये उसी लाइन के अनुदिश होता है ना। तो चलिए ये वाला जो परिभाषा था ये आपको पूरा समझ में आ गया। इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। वहां जो फॉर्मूला टाइप का आपको चीज नजर आ रहा है कि ये वाला पार्ट, इससे एक फॉर्मूला बनेगा। तो जब हम लोग फॉर्मूला सेक्शन पे जाएंगे तो इसको देखेंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे वहां पे। अब अगला जो पार्ट है वो है कूलाम्ब, कि ये कूलाम्ब क्या होता है। तो चलिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है, इसके ये पूछेगा और इसके साथ में एक छोटा सा कोई दूसरा क्वेश्चन अटैच कर देगा। देखिए इधर देखो जी, ऐसे कूलाम्ब तो एक मात्रक है, मालूम ही होगा कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम्ब होता है, मालूम है ना। तो कूलाम्ब वास्तव में एक मात्रक है। बोर्ड एग्जाम में मात्रक का ही परिभाषा काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक राशि का परिभाषा पढ़ लिया और समझ लिए कि चलिए अब तो एग्जाम में पार लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो एकदम छोटा से छोटा बात को भी ध्यान में रखना होगा, बारीकियों को सोचना होगा। भौतिक राशि से ज्यादा पूछा जाता है उसके मात्रक का परिभाषा। चलिए देखते हैं। कूलाम्ब, देखो जी, मान लेते हैं कि यहां पर एक आवेश रखा गया Q1 और यहां पे एक दूसरा आवेश रखा गया Q2, और दोनों के बीच का ये जो दूरी है ना, इसको 1 मीटर के बराबर कर दिया गया। और स्थिति ये है कि Q1 और Q2 दोनों आवेश का परिमाण बराबर बराबर है। क्लियर है? क्या मैंने कहा? 2 आवेश है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर है।
दोनों आवेश का परिमाण बराबर बराबर है, मात्रा दोनों आवेश बराबर हो कोई जरूरी नहीं। जैसे देखो समझो, मान जैसे यहां पर एक हो सकता है +2 माइक्रोकूलम्ब का और एक हो सकता है -2 माइक्रोकूलम्ब का, ठीक है, ऐसा चलेगा ये पेयर। या एक हो सकता है +3 माइक्रोकूलम्ब, दूसरा भी हो सकता है +3 माइक्रोकूलम्ब, ये भी संभव है। एक हो सकता है -5 माइक्रोकूलम्ब, तो दूसरा भी हो सकता है -5 माइक्रोकूलम्ब, ये भी चलेगा। तो बस ये देखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये बराबर होना चाहिए, तभी तो मतलब हुआ कि ये परिमाण और ये वाला परिमाण बराबर होगा। तो दो आवेश 1 मीटर का दूरी पर है, दोनों का परिमाण अगर बराबर बराबर है, तो जान ही रहे हो कि दोनों एक दूसरा पर विद्युत बल लगाए। हमने पूरा विद्युत बल के बारे में देखा। मान लेते हैं कि उस विद्युत बल का मान है जो दोनों एक दूसरा पर लगा रहा है, वह 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन के बराबर है। देखिए मैंने क्या कहा, दोनों आवेश एक दूसरा पर 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन का विद्युत बल लगा रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। तो इस स्थिति में यहां पे जो आवेश है और यहां पे जो आवेश है, उसका जो मान होगा ना, वही 1 कूलम्ब के बराबर होगा। क्या मैंने कहा, फिर से सुनिए। अब यहां पर ये वाला पार्ट को, ये तो मैंने परिमाण बराबर के लिए उदाहरण दिया था। ये परिमाण बराबर का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ उसके लिए उदाहरण दिया था, बाकी पूरा परिभाषा में उदाहरण को शामिल नहीं कर रहे, इसका यूज नहीं है। पूरा परिभाषा में आपको ये दिमाग में रखना है 1 मीटर, और यहां क्या दिमाग में रखना है, बराबर। बल कितना लगेगा, इतना। तो दो आवेश जिसका परिमाण बराबर है 1 मीटर की दूरी पर रखने पे अगर इतना ही बल लग रहा हो, तो उस स्थिति में दोनों आवेश का परिमाण जो होगा वही कहलाता है 1 कूलम्ब। यानी 1 कूलम्ब के आवेश को ही अगर 1 मीटर की दूरी पर आप रखेंगे तो इतना बल काम करता है दोनों के बीच। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। क्या मैंने कहा, जब 1 कूलम्ब के दो आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर इतना विद्युत बल लगाता है, ठीक है। अब इसी चीज को कूलम्ब के लिए परिभाषित कर दिया गया कि दो आवेश का परिमाण बराबर और 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो अगर इतना विद्युत बल लगता है तो वहां जो आवेश का मात्रा होता है वह 1 कूलम्ब कहलाता है। ये देखिए, यही कूलम्ब का यहां परिभाषा हो गया। एक यहां छोटा सा मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। देखो 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन, तो यहां पर 9 होना चाहिए, यहां पर मिस्टेक से छूट गया है, तो इसको आप लोग 9 कर लीजिएगा। 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है ना। जब समान परिमाण वाले दो विद्युत आवेशों को निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उसके बीच काम करने वाले विद्युत बल 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन का हो, तब आवेश के परिमाण को 1 कूलम्ब कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इस चीज को समझिए। देखो जी, अभी तक हमने जो भी इधर उदाहरण लिया उसमें दो आवेश को लेके चल रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि दो ही आवेश रहेगा हर जगह? 3, 4, 10, 50 अनंत कुछ भी संभव है। मान लीजिए कि कुछ आवेश है, जैसे यहां पर एक आवेश है, एक यहां पे आवेश है, एक यहां पे आवेश है और एक यहां पे आवेश है। चलिए मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। ये Q1, ये Q2, ये वाला Q3, ये वाला Q4, कुछ आवेश है। वास्तव में देखा जाए तो सब एक दूसरा पर लगाएगा विद्युत बल। ये दोनों भी एक दूसरा पर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरा पर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरा पर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरा पर लगाएगा, है ना। हर एक दो मास, ये हर एक दो आवेश एक दूसरा पर विद्युत बल लगाएगा ही लगाएगा। तो देखिए क्या होता है, किसी एक आवेश पर कुल विद्युत बल का मान कितना होगा वो चीज को समझिए। जैसे अगर ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ इस आवेश पर कुल कितना विद्युत बल काम कर रहा है, तो इस आवेश पर इसने जो विद्युत बल लगाया, मान लेते हैं कि यह आवेश इस पर इधर लगा रहा है विद्युत बल F1, मान लेते हैं कि यह आवेश इस पर इधर लगा रहा है विद्युत बल F2,
मान लेते हैं कि यह आवेश इस पर इधर लगा रहा है विद्युत बल F3, मैंने ऐसा मान लिया, और आवेश रहेगा तो और भी विद्युत बल इस पर लगेगा। तो किसी भी आवेश के आसपास अगर और बहुत सारा आवेश मौजूद हो तो हर आवेश उस पर अपने अपने तरफ या अपने अपने हिसाब से विद्युत बल लगाता है। इन विद्युत बलों को अगर आपस में जोड़ दे वेक्टर मेथड से, सदिश का नियम उपयोग करते हुए, अगर आपने 11th में सदिश ठीक से नहीं पढ़ा है, सदिश चैप्टर, तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट पर जाइए और वेक्टर चैप्टर का पूरा स्टडी कीजिए, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है क्लास 11th का जिसका 12 में लगभग 80% चैप्टर में बहुत जबरदस्त यूज है। अगर आपने 11th में वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए कि 12 में ज्यादातर बात आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे 11th का वेक्टर अपने आप में बहुत आसान है। तो अगर आप 12 के हर चीज को समझना चाह रहे हैं, रटने से बचना चाह रहे हैं, एग्जाम में पूरा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर का जो मटेरियल हमारा है, जो वीडियो हमारा है, आप सीधे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर वेक्टर का सारा वीडियो को देखिए। मेरा चैलेंज है कोई भी वीडियो को आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा वेक्टर का, क्योंकि इतना बेहतर तरह से और इतना विस्तार से मैंने समझाया है। तो हर जगह वेक्टर का यूज है 12 में, बेहतर है एक बार वहां पर जाकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो देखिए, इस आवेश पर जितना भी विद्युत बल काम कर रहा है बाकी आवेशों के कारण, उन सबों को जब हम लोग सदिश तरीके से जोड़ देंगे तो उससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वही इस पे काम करने वाला कुल विद्युत बल हो जाएगा। जैसे मान लेते कि इस तीनों को हमने जोड़ दिया और हमने मान लिया कि इस तीनों का योगफल इसके बराबर आ रहा है, इस F के बराबर आ रहा है, तो यही हो गया इस पे काम करने वाला कुल विद्युत बल। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी किसी आवेश के आसपास बहुत से आवेश हैं तो उस आवेश पर काम करने वाला कुल विद्युत बल बाकी अन्य आवेशों के कारण उस पर लगाए जाने वाले विद्युत बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए यहां पे लिखा गया है, विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर इसके आसपास स्थित बहुत से आवेशों द्वारा लगने वाला विद्युत बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग विद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? वैसे यहां से तो अब टॉपिक चेंज हो रहा है, एक अलग टॉपिक था यहां तक, अब यहां से एक टॉपिक चेंज हो रहा है। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, अब इस चीज को समझना है। चलिए देखते हैं। देखिए, वैसा क्षेत्र जिसमें आप किसी आवेश को ले आएंगे और उस आवेश पर बल लगने लगे, तो वैसे ही क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, वैसा क्षेत्र जिसमें विद्युत आवेश को लाने पर उस पे बल लगने लगता है, उस पे विद्युतीय बल लगने लगता है, उसे ही कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। जैसे देखो, मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक आवेश को रख दिया, यहां पे हमने एक आवेश को लाया और रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इस आवेश पर एक बल लगने लगा। कैसा बल? विद्युतीय बल। मान लेते इस दिशा में विद्युतीय बल इस पे लगने लगा। तो इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र है ना, यह एक अलग तरह का क्षेत्र है
और इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। तो ये विद्युतीय क्षेत्र एक अलग ही टॉपिक है। हमारा अगला क्लास का जो भी वीडियो होगा, जो भी परिभाषा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, वह पूरी तरह से विद्युतीय क्षेत्र से संबंधित होगा। तो यहां पर मैंने सिर्फ आपको विद्युतीय क्षेत्र का परिभाषा बतलाया कि वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, वैसा खुला स्थान जहां किसी आवेश को रख दें तो उस पर विद्युतीय बल लगने लगे, उस क्षेत्र को ही कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। जैसे देखिए, हम लोग पृथ्वी के सतह, पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी के आसपास आप कहीं भी कोई भी वस्तु को रखते हैं ना, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जरूर काम करता है। कोई भी वस्तु को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नीचे गया? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी के सतह या सतह के आसपास कोई भी वस्तु पर पृथ्वी अपने तरफ एक बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने आसपास के क्षेत्र को बदले हुए है, परिवर्तित किए हुए, कुछ बदलाव लाया है उसने, और उसी परिवर्तित क्षेत्र को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी पृथ्वी अपने आसपास के क्षेत्रों को कुछ बदल के रख दिया है। ऐसा बदल के रख दिया है कि उसमें अगर किसी द्रव्यमान वाला वस्तु को लाएंगे तो उस पर नीचे की तरफ बल काम करने लगता है, और उस बदले हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। बिल्कुल उसी प्रकार से वैसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रख दें तो आवेश पर बल लगने लगे, विद्युतीय बल लगने लगे, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। और ये विद्युतीय क्षेत्र भी पैदा होता है आवेश के ही कारण। तो कैसे आवेश पैदा करता है विद्युतीय क्षेत्र को? विद्युतीय क्षेत्र आवेश पर कैसे बल लगाता है, कैसे उस क्षेत्र को हम लोग मापने का काम करेंगे, ये सारा चीज कब पढ़ेंगे? अगला क्लास में। क्लियर है? तो विद्युतीय क्षेत्र को काफी विस्तार से समझना है अगर, तो हमारा आगे वाले वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में फिजिक्स के एक नए थ्योरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.